अब देखते हैं दीर्घ आवर्त तालिका। ठीक, तो आवर्त क्या होते हैं, वर्ग क्या होते हैं, इसके बारे में हमने देखा है। आवर्त किसे कहते हैं, क्षैतिज पंक्ति को, और वर्ग किसे कहते हैं, ऊर्ध्वाधर पंक्ति को, है ना। तो जो आवर्त सारणी है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें 7 आवर्त है और 18 ऊर्ध्वाधर खाने हैं, मतलब 18 वर्ग है। परमाणु संरचना पाठ में हमने देखा है कि किसी भी परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, किसी भी परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी क्वांटम संख्या कितनी होती है, 4 होती है, N, L, M और S। तो क्वांटम संख्या के आधार पर ही S, P, D और F ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाने के क्रम को हम जानते हैं। क्वांटम संख्या के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है ना। उसके बाद यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ेंगे तथा आवर्त में कितने तत्व होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, 7 आवर्त हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह है आपकी आधुनिक आवर्त सारणी, जिसमें जैसे कि यहाँ बाएं से दाएं जा रहे हैं। ठीक है, ये और बड़ा है, बस कैमरे में नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, बाएं से दाएं जाते हैं तो ये कहलाएगा आपका आवर्त, और ऊपर से नीचे आएंगे तो ये कहलाएगा आपका वर्ग। जैसे कि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ये आपका वर्ग है। ठीक है, और बाएं से दाएं जा रहे हैं तो ये क्या है, आपका आवर्त। तो अब इसी आवर्त के बारे में हम देखेंगे कि पहले आवर्त में कितने तत्व हैं, दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं, तीसरे में कितने, चौथे में, इस प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर हम बात करें पहले आवर्त की, ठीक है, तो पहले आवर्त में कितने तत्व हैं, 2 तत्व हैं। पहले आवर्त में कितने तत्व हैं, 2। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है और इधर की तरफ एक दूसरा है हीलियम। तो यहाँ पे देखो, पहले आवर्त में 2 तत्व आते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, तो अब प्रश्न ये उठता है कि पहले आवर्त में सिर्फ 2 ही तत्व क्यों आते हैं, और वो भी मतलब हाइड्रोजन और हीलियम ही क्यों आते हैं पहले आवर्त में। तो यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है, यहाँ पे देखते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना चाहें तो यहाँ पे हो जाएगा 1s1। हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना चाहे तो ये हो जाएगा 1s2। तो देखो, यहाँ पे सामने में देखना आप लोग, यहाँ पे 1s1 1s2 और s में बस 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अगर इसके बाद आगे हम लोग बढ़ें तो 1s2 के बाद आता है 2s2, मतलब 2 है, इसका मतलब वो दूसरा आवर्त है। यहाँ पे देखो, पहला लिखा है, इसका मतलब ये कौन सा आवर्त है, ये पहला आवर्त है। ठीक है, सामने में 1 लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये पहला आवर्त है। और पहला आवर्त में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, है ना। सॉरी, एस ब्लॉक में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इस कारण यहाँ पे 1s1 1s2, उसके बाद 1p तो होता नहीं है ना। 1s1 1s2 2s2 आ जाता है, 2 है, 2s है, इसका मतलब वो दूसरा आवर्त है। यहाँ पे 1s है, सामने में 1 लिखा है, मतलब ये पहला आवर्त है। और पहला आवर्त में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, इस कारण पहले आवर्त में सिर्फ 2 एलिमेंट ही रखे गए हैं। अगर बात करें दूसरे आवर्त की, तो दूसरे आवर्त में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। तो अब दूसरे आवर्त में 8 इलेक्ट्रॉन क्यों रखे गए हैं, उसको देखते हैं। जैसे कि लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 3 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 सॉरी क्या हो जाएगा, 1s1 और 2s1 हो जाएगा, है ना। तो ये लिथियम का परमाणु क्रमांक हो गया। 72 कक्ष में कौन से 72 कक्ष में किसको दर्शाया गया है, 2 को दर्शाया गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 कक्ष हैं, या फिर ये कहें 2 कोश है, पहला कोश दूसरा कोश, पहला कोश और दूसरा कोश। पहला कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे अंतिम जो है आपका अंतिम कक्ष कौन से दर्शा रहा है, ये 2 है। इसके बाद तो 3 4 है नहीं, तो अंतिम तो यही हुआ।
ये दूसरा ही हुआ है ना, तो दूसरा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 लिखा है, इसका मतलब ये दूसरा आवर्त में जाएगा। अगर बात करें बेरिलियम की, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4, 1s2, 2s और 2। तो इसका भी अंतिम जो आपका कक्ष है या फिर अंतिम आवर्त को जो दर्शा रहा है, दूसरा आवर्त को दर्शा रहा है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा कोश है। दूसरा, पहला कोश और दूसरा कोश, दूसरा के बाद तीसरा, यहाँ पे 3 4 नहीं है, तो यहाँ पे ये बाहर में, मतलब ये कौन से आवर्त में जाएगा, दूसरा आवर्त में। तो यहाँ पे देखो, हाँ ये दूसरा आवर्त में जाएगा। और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका बोरान। बोरान का परमाणु क्रमांक होता है 5, तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p1। ये भी दूसरा ही आवर्त में जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दूसरा कोश को दर्शा रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीच में बोरान है आपका, मतलब प्रोटॉन है, उसके बाद पहला कोश ये वाला हो गया, उसके बाद दूसरा कोश, ठीक है। दूसरा कोश, पहला कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है और पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद अगर बात करें कार्बन की, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1s2, 2s2 और 2p2। तो यहाँ पे पहला, यहाँ भी दूसरा कोश को दर्शा रहा है। इसका मतलब ये है, बाय हमें देखना है कि वो कितना कौन से कोश को दर्शा रहा है। तो पहला कोश ये हो गया, उसके बाद दूसरा कोश के बाद यहाँ पे तीसरा नहीं है, तो आपका जो आवर्त होगा वो कौन से आवर्त होगा, दूसरा आवर्त होगा। पहला आवर्त और ये हो गया आपका दूसरा आवर्त। पहले आवर्त में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे आवर्त में 4 इलेक्ट्रॉन है। उसी प्रकार नाइट्रोजन का भी हो जाएगा। नाइट्रोजन का 1s2, 2s2 और 2p3 हो जाएगा। ये भी दूसरा आवर्त में ही जा रहा है। पहला आवर्त और दूसरा आवर्त, पहला कोश दूसरा कोश, पहला कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे और दूसरे कोश में 3 इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो आपका ये है, यहाँ पे आवर्त के बारे में देखिए। तो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम के बारे में देखा था। हाइड्रोजन और हीलियम पहले आवर्त में ही जा रहे थे, और यहाँ पे दूसरे आवर्त में हमने देखा तो पता चला कि यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यानी ये सभी दूसरे आवर्त में ही जा रहे हैं। कहाँ तक जा रहे हैं, सिर्फ दूसरे आवर्त तक जा रहे हैं। तो इसी कारण यहाँ पे जितने भी तत्व हैं, यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, इन सभी को दूसरे आवर्त में रखा गया है, क्योंकि इनका अंतिम कोश कौन सा है, दूसरा ही है। इन सभी का अंतिम कोश कौन सा है, दूसरा है। यहाँ पे दूसरा। और ऑक्सीजन का देखें तो 1s2, 2s2, 2p4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे इन 8 तत्वों को ही क्यों रखा गया है दूसरे आवर्त में, क्योंकि इन्हीं तत्वों की जो अंतिम इलेक्ट्रॉन थे वो दूसरे कोश में जा रहे थे। इन्हीं तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे थे, दूसरे कोश में। अगर सोडियम के बारे में देखें तो सोडियम का क्या हो जाएगा, सोडियम का देखते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, तो क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश। पहला कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 6 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। यह है आपका पहला कोश, दूसरा कोश और तीसरा कोश। अंतिम इलेक्ट्रॉन तीसरे कोश में जा रहे हैं, तीसरे कोश में। इसी कारण सोडियम को तीसरे आवर्त में रखा गया है। अब यहाँ पे ध्यान देना, जैसे कि किसी भी आवर्त में जाएं तो उनके कोशों की संख्या समान होती है। किसी भी आवर्त में जाएं, अगर पहले आवर्त में जा रहे हैं तो उनमें सिर्फ 1 कोश है, दूसरे आवर्त में जा रहे हैं तो उनमें सिर्फ 2 ही कोश हैं, तीसरे आवर्त में जा रहे हैं तो उनमें सिर्फ 3 ही कोश हैं। मतलब ये है कि ये वाला जो कोश है आपका, आवर्त में जा रहे हैं तो कोश में अंतर नहीं आएगा, ठीक है। आवर्त में जा रहे हैं तो कोशों में अंतर नहीं आएगा, कोश क्या होंगे, समान होंगे। जैसे कि दूसरा कोश, दूसरा कोश। यहाँ पे सोडियम में गए तीसरे आवर्त में, तो यहाँ पे जितने भी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जितने भी है उनमें कितने कोश होंगे, 3 कोश होंगे। इसका मतलब वो सभी तीसरे आवर्त में जाएंगे। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको। और हाँ,
तो इस प्रकार हम आवर्त में जाते हैं तो कोशों की संख्या क्या होती है, समान होती है। जितना कोश पहले वाले का होगा उतना ही कोश इधर वाले का भी होगा। तो आवर्त में जाने पर कोशों की संख्या क्या होती है, समान होती है। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं हम लोग वो अबाहु नियम के अनुसार लिख रहे हैं ना। ये 1:2, वहाँ पे हमने अबाहु नियम देखा था 1:2, 2:2, 2p6 होता है। तो इसको आप बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा। 3D, 4D, 5D, 6D और 7D, उसके बाद आता है 4F, 5F और 6F। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी बना सकते हैं 1 1 2 2, उसके बाद 3 3, इसको ऐसे भी। ये वाला ज़्यादा सिंपल है क्योंकि इसमें क्या करना, इसका मतलब ये है तीर का निशान नीचे की तरफ है तो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर। 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, मतलब ऊपर से आपको नीचे की तरफ जाना है। 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d10, 4p6, 5:2, 4d10, 5p6, 6:2 एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 4f 12 14 एंड 5d 10 6p6 एंड 7s2। ठीक है, तो ये है, इसी नियम के अनुसार पे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को रखेंगे। इसको आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। ये है अबाहु नियम के रूल्स, इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जितना भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उनको फिलअप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि किसी भी आवर्त में जाने पर कोशों की संख्या क्या होती है, समान होती है। अगर पहला आवर्त में जा रहे हैं तो उनमें सिर्फ 1 कोश होंगे, दूसरा आवर्त में जा रहे हैं तो उनमें 2 कोश होंगे, तीसरा आवर्त में जितने भी तत्व हैं उनमें 3 कोश होंगे, चौथा आवर्त में जितने भी तत्व हैं उनमें 4 ही कोश होंगे। ठीक है, तो ये है। उसके बाद ये देखते हैं कि जो पहला आवर्त है इसमें 2 तत्व रखे गए हैं क्योंकि दोनों तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या है, 1s है ना। उसके बाद क्या होता है, हाँ, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s। उसके बाद दूसरे आवर्त में जाएं तो इस आवर्त में 8 इलेक्ट्रॉन को 8 तत्वों को रखा गया है क्योंकि इन सभी का n का जो मान है वो कितना है, 2 है। n का मान क्या है, जो हमारा ये है जैसे कि हाँ, ये आपका n के मान को दर्शा रहा है, मतलब बाहर को देखना है, बाहर में क्या है। जो बाहर में रहेगा 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। अगर 3 रहता है यहाँ पे 3s रहता तो n का मान 3 होता, और यहाँ पे 2 है, बड़ा 2 है तो इस कारण n का मान 2 है। यहाँ पे n का मान 3 होगा क्योंकि बड़ा क्या है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा आवर्त में जितने भी तत्व आ रहे हैं वो दूसरे कोश में जा रहे हैं। इसी कारण क्या होता है, इन 8 इलेक्ट्रॉन को इसमें रखा गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि 8 इलेक्ट्रॉन को क्यों रखा गया है, क्या कारण है कि 8 इलेक्ट्रॉन को रखा गया है। तो उसका उत्तर हमें यहाँ से मिल जाएगा। देखो, तो दूसरे आवर्त की बात करें, ये है आपका दूसरा आवर्त, ये तो पहला हो गया। दूसरा आवर्त में जैसे कि यहाँ पर भी हम देखना चाहें, चलो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2s है और यहाँ पे 1s के बाद 2s आएगा, 2s के बाद 2p आएगा, 2p से सीधा तीसरा आवर्त में चले जा रहा है ना। तो इसी कारण दूसरा आवर्त में 8 इलेक्ट्रॉन को रखा गया है। यहाँ पे 2s 2 हो जाएगा, 2p 6 हो जाएगा, तो 6 और 2 8 हो रहा है ना। तो इसी कारण दूसरे आवर्त में 8 इलेक्ट्रॉन को रखा गया है। और आगे जाएंगे तो 3s में चला जा रहा है ना, 3s में नहीं जाना है, हमें यहाँ पर रहना है। तो इसी कारण दूसरा आवर्त में 8 इलेक्ट्रॉन को रखा गया है। तीसरा आवर्त की बात करें तो तीसरे आवर्त में भी 8 इलेक्ट्रॉन को रखा गया है क्योंकि तीसरे आवर्त में जितने भी तत्व हैं उनका अंतिम कोश क्या है, तीसरा है। उनका अंतिम कोश सभी का क्या है, 3 है ना, पहला, दूसरा और तीसरा, है ना। अंतिम कोश कौन सा है, 3 है। तो इसी कारण यहाँ पे जितने भी तत्व है उनको तीसरा आवर्त में रखा गया है। अगर तीसरा आवर्त के बारे में इलेक्ट्रॉन के बारे में देखें तो तीसरे आवर्त में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, दूसरा आवर्त में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे, 2 दूसरा आवर्त, इसके बाद और कोई सा भी 2 वाला नहीं है। लेकिन अगर तीसरे आवर्त की बात करें तो यहाँ पे 3 है तीसरा, यहाँ पे 3 है, 6 होता है पी में, और डी में कितना होता है, 10 होता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो 10 और 6 16, 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं तीसरा आवर्त में। मतलब तीसरा जो आवर्त है उसमें 18 तत्व रखे जा सकते हैं।
यहाँ पे तीसरा आवर्त में 18 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो तीसरा आवर्त है उसमें 18 तत्व रखे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपका तीसरा आवर्त है, थोड़ा इधर, जो आपका तीसरा आवर्त है इसमें सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन को रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि यहाँ पे देखो 1s2 होता है, 2s2 होता है, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p6, उसके बाद क्या आ जाता है? 4s आ जाता है हमारा, 4s। तो यहाँ पे इसी कारण यहाँ पे तीसरे आवर्त में 8 इलेक्ट्रॉन को रखा गया है। तीसरे के बाद सीधा वो चौथे में चला जाता है, चौथे में कूद जाता है इलेक्ट्रॉन। तो इस कारण यहाँ पे तीसरा आवर्त में 8 इलेक्ट्रॉन को रखा गया है। एक बार मैं पढ़ के सुना रही हूँ आपको। तीसरे आवर्त में उन तत्वों का समावेश होता है जिनका अंतिम कक्ष क्या होता है? 3 होता है। अंतिम कक्ष या फिर अंतिम कोश क्या होता है? 3 होता है। ठीक है, तो इसमें कुल 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, किंतु 3D में इलेक्ट्रॉन के प्रवेश के पहले ही, यहाँ पे 3D में इलेक्ट्रॉन के आने के पहले ही इलेक्ट्रॉन 4s में चले जाते हैं, है ना। 3D में इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करने के पहले ही इलेक्ट्रॉन 4s में चले जाते हैं या फिर 4s में भरना चालू कर देते हैं। परिणाम ये होता है कि तृतीय आवर्त में 8 तत्वों को ही समावेश किया जाता है, क्योंकि तीसरा आवर्त ये है और ये भी है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन पहले इसमें भरे जाते हैं, इसी कारण तीसरा आवर्त में 8 तत्वों को ही रखा गया है। अगर बात करें चौथे आवर्त की, तो यहाँ पे है आपका चौथे आवर्त। तो यहाँ पे जितने भी तत्व हैं चौथे आवर्त में, उनका अंतिम कोश कौन सा होगा? चौथा होगा। अंतिम कक्ष कौन सा होगा? चौथा होगा। जैसे कि बात करें पोटेशियम की, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है आपका 19। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 होगा। तो 6 4 10, 2 12, 12 6 18, 18 और 1 19। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष, पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष, चौथा कक्ष। पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा जो कक्ष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। जो तीसरा कक्ष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन तीसरा कोष में भी। और चौथे कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। मतलब अंतिम कक्ष कौन सा है आपका? चौथा है। इसके बाद 5 नहीं है। अगर 5 होता तो अंतिम कक्ष 5 होता, 6 होता तो अंतिम कक्ष 6 होता। इसमें सबसे बड़ा जो है सामने का ये 4 है। तो इसका मतलब ये है कि अंतिम जो कक्ष है आपका वो 4 है। ठीक है, अंत में दिख रहा है 4, तो क्या हो जाएगा? 4। इसके बाद कोई बड़ा संख्या नहीं है, तो इस कारण अंतिम कक्ष आपका 4 हो गया। तो यहाँ पे जितने भी तत्व हैं उनका अंतिम कक्ष कितना आएगा? 4 ही आएगा। ठीक है, तो चौथे आवर्त में टोटल मतलब चौथे आवर्त में हम कितने तत्वों को रखे हैं? यहाँ पे 18 तत्वों को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा चौथे आवर्त में वे तत्व हैं जिनके सभी अंतिम कक्ष की क्या होते हैं? 4 होते हैं। इनमें तो यहाँ पे देखो जो चौथा आवर्त होता है, चौथा आवर्त में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये है चौथा आवर्त, ये है और ये है ना। और कौन सा है? ये भी है। लेकिन चौथा आवर्त के बारे में देखें तो चौथा आवर्त में जो चौथा आवर्त होता है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। लेकिन टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन। 6 और 2 8, 8 और 10 कितना होगा? 18। 18 और 14 कितना होगा? 18 10 28 हो गया। 28 2 30, 30 और 2 32। टोटल चौथा आवर्त में 32 इलेक्ट्रॉन हम लोग भर सकते हैं, पर इसमें सिर्फ 18 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इसका मतलब किस किस को यहाँ पे रखा गया है? कौन कौन से आवर्त को या फिर कौन कौन से कक्ष को यहाँ पे रखा गया उसको देखते हैं। चौथे आवर्त में ये आएगा आपका 4s2, 4p6 और ये आएगा 3d, क्योंकि बीच में ये है हमारा। 4s के बाद क्या आएगा? 3d, 3d के बाद आएगा 4p6। ठीक है, तो इन्हीं को रखा गया है, ना कि इसको और इसको। चौथे आवर्त में जो कक्ष होते हैं 4s को रखा गया है, 3d को और 4p को। ये याद रखना कि 4d और 4f को इसमें नहीं रखा गया है चौथे आवर्त में। ठीक है, अब पाँचवें आवर्त को देखें तो यहाँ पे 18 हो रहा है, इसी कारण इसमें 18 इलेक्ट्रॉन को रखा गया है।
18 तत्वों को ही रखा गया है। पांचवें आवर्ती के बारे में देखें तो जो पांचवा आवर्त होता है इनमें वही तत्व आते हैं जिनका अंतिम कक्ष क्या हो, 5 हो, अंतिम कोश क्या हो, 5 हो। ठीक है, तो पंचम आवर्त में 18 तत्वों को स्थान मिला है ना। इन तत्वों की अंतिम कक्ष क्या होती है, 5 होती है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5s2। 5s2 के बाद आएगा आपका 4d10, उसके बाद आएगा 5p6। ठीक, तो यहाँ पे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिखा है, पेज नंबर 211 है नवोद की बुक में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो पहला आवर्त है, पहला आवर्त का अंतिम कक्ष जो होगा 1s होगा। ठीक है, और दूसरा आवर्त होगा उसका अंतिम कक्ष होगा 2s2p। तीसरा आवर्त होगा उसका अंतिम कक्ष होगा 3s3p। चौथा आवर्त होगा उसका अंतिम कक्ष होगा 4s3d4p। तो इन सबको गिनकर हम लोग ये बता सकते हैं कि इनमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जो पहला आवर्त है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर 2 तत्व होंगे। जो पहला आवर्त है उसमें कितने तत्व, 2 तत्व। दूसरा आवर्त है उसमें कितने, 6 और 2 8 तत्व। तीसरा आवर्त है उसमें कितने तत्व होंगे, 6 और 2 8 तत्व। चौथा आवर्त में कितने तत्व हो जाएंगे, 2 और 10 कितना होता है, 12। 12 और 6 कितना होता है, 18। चौथे आवर्त में टोटल 18 तत्व आएंगे। पाँचवें आवर्त में 2 और 10 12, 12 और 6 18 तत्व आएंगे पाँचवें आवर्त में। छठवें आवर्त में 14 और 2 कितना होता है, 16 और 10 26 और 6, हाँ तो यहाँ पे कितना हो गया था, 14 और 2 16 10 26 और 6 32। ठीक है, तो यहाँ पे छठवें आवर्त में टोटल 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। सातवें आवर्त में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 14 और 2 16 10 26 और 6 32। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो अंतिम कक्ष है उसको बताया गया है ना। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर वो कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे अंतिम कक्ष है, पहले आवर्त का अंतिम कक्ष ये होगा, दूसरे आवर्त का अंतिम कक्ष ये, तीसरे का ये। हाँ, तो यहाँ पे इसी को बताया गया है। अगर यहाँ पे बात करें छठवें और सातवें आवर्त की, तो वहाँ पे जो छठवां आवर्त है, अगर यहाँ पे छठवें और सातवें आवर्त की बात करें तो यहाँ पे छठवें आवर्त में टोटल यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं। मतलब टोटल इसमें 32 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं, लेकिन यहाँ से सारणी में अव्यवस्था हो जाती है। इसी कारण जो 20 का इलेक्ट्रॉन है आपका 58 के बाद 58 से 70 तक का इलेक्ट्रॉन नीचे में रखा जाता है। 58 से 70 तक का इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा करके नीचे में रख देते हैं। उसी तरह से जो सातवां आवर्त है तो इसमें भी 90 से 102 तक की इलेक्ट्रॉन को नीचे में हम लोग रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। यहाँ से गिनेंगे तो 18 होता है, यहाँ पे 14 होता है। तो यहाँ पे बीच में असुविधा होती है, इसी कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन को नीचे में रखते हैं। यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन में बोल रही हूँ, एलिमेंट जो होते हैं, यहाँ पे जो एलिमेंट होते हैं उनको नीचे में रखा गया है और यहाँ पे जो एलिमेंट होते हैं उसको भी नीचे में रखा गया है। ठीक है, तो इस कारण छठवें और सातवें आवर्त में टोटल 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसको गिन रहे हो तो आपको पहले वाले जो लेंथेनाइड श्रेणी है उसको भी गिनना पड़ेगा, तभी होगा 32। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, जो तत्व होते हैं, जो आवर्त तालिका का S, P, D और F ब्लॉक तत्वों में विभाजन। जो आवर्त सारणी है उसको हम लोग S में, P में, D में और F में बांटते हैं, है ना। तो अगर समूह पहला और दूसरा की बात करें, तो ये है आपका S ब्लॉक। समूह 3 से लेकर 12 तक जितने भी तत्व आएंगे, यहाँ से यहाँ तक, समूह 3 से लेकर समूह 12 तक जितने भी तत्व आएंगे वो D ब्लॉक के कहलाएंगे। समूह 13 से समूह 18 तक आ नहीं रहा है, समूह 13 से लेकर समूह 18 तक, ये है 18, जितने भी तत्व आएंगे वो कहलाएंगे P ब्लॉक के। और यहाँ पे जो नीचे में, सारणी के नीचे में जो तत्व आते हैं वो कहलाते हैं F ब्लॉक के। ठीक, समूह पहला, समूह दूसरा के तत्व S ब्लॉक के, समूह 3 से लेकर समूह 12 के तत्व D ब्लॉक के, समूह 13 से लेकर समूह 18 के तत्व P ब्लॉक के, और जो नीचे में आते हैं वो F ब्लॉक के कहलाते हैं। अब ये कौन से समूह के हैं, ये छठवें और सातवें आवर्त के हैं। जो F ब्लॉक के जो तत्व होते हैं छठवें और सातवें आवर्त के और तीसरे समूह के होते हैं।
छठवें और सातवें आवर्त से में यहाँ से उठा करके हम लोग नीचे में रखते हैं, तो ये वही कहलाएगा छठवें और सातवें आवर्त तथा तीसरे समूह के तत्व जो होते हैं बीच के, जो एफ ब्लॉक के कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो तत्व होते हैं उनको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में हम लोग रखते हैं। अब यहाँ पे देखें एस ब्लॉक के तत्व कौन कहलाएंगे। एस ब्लॉक के तत्व वे कहलाएंगे जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में प्रवेश करेगा। जैसे कि हाइड्रोजन का उदाहरण देखा हमने। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है कौन से ब्लॉक में प्रवेश करता है, एस ब्लॉक में। ठीक है, तो वो एस ब्लॉक का कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा बेरिलियम है। बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन ये है आपका, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में प्रवेश कर रहा है, तो ये एस ब्लॉक का कहलाएगा। सोडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन वो भी एस में प्रवेश कर रहा है, तो वो भी कौन से ब्लॉक का कहलाएगा, एस ब्लॉक का कहलाएगा। ठीक है, तो ये है एस ब्लॉक। ऐसे सभी तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है एस ब्लॉक का तत्व कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया एस ब्लॉक की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ लक्षण हैं। हाइड्रोजन को छोड़कर अगर एस ब्लॉक के जो गुण की बात करें तो ये सभी तत्व क्या होते हैं, कोमल होते हैं। इनका गलनांक भी क्या होता है, कम होता है। एंड क्वथनांक, बॉइलिंग जो पॉइंट होता है वो भी क्या होता है, कम होता है। इनकी आयनन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है। आयनन एंथैल्पी मतलब जो आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है। आपके अंतिम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालना है हमें, तो इसको निकालने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए, मतलब इसको ऊर्जा देना पड़ेगा। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन एंथैल्पी कहेंगे हम। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एस ब्लॉक होते हैं उनकी आयनन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए कम ऊर्जा देना पड़ता है। तो इसी को बताया गया है यहाँ पे। अब देखते हैं पी ब्लॉक के बारे में। तो पी ब्लॉक के तत्व वे तत्व हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करता है, पी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। यहाँ पे हमने इसके बारे में देखा था, इनका अंतिम कोष क्या हो जाएगा, NSNP होगा। अंतिम जो कोष होगा, कोष नहीं मतलब अंतिम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आपका NH2NP6। यहाँ पे n का मान 1 2 3 जितना भी कक्षक के अकॉर्डिंग रखेंगे। अगर पहला कक्षक है तो यहाँ पे पहला कक्षक में तो P नहीं आता है। अगर तीसरा कक्षक है तो यहाँ पे 3H2 3P6 हो जाएगा। चौथा कक्षक है, ठीक है, तो 4H2 4P6 हो जाएगा। धीरे धीरे ये पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक उन तत्वों को जिनके अंतिम कक्षक में एक कक्षक पहले के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा। डी ब्लॉक के तत्व वे तत्व कहलाते हैं जिनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पे देखिए फेरस का दिया गया है। फेरस का परमाणु क्रमांक होता है 26। तो यहाँ पे टोटल 26 है। 2 2 4 4 और 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 6 26। अब यहाँ पे मुझे अंतिम कक्ष कौन सा है ये बताइए, अंतिम कक्षक कौन सा है वो बताइए। पहला है क्या, पहला के बाद तो दूसरा दिया है, तो पहला तो अंतिम कक्ष हो नहीं सकता। दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, हाँ, तो यहाँ पे अंतिम कक्ष कौन सा हो गया, चौथा, क्योंकि चौथा के आगे 5वां 6वां नहीं दिए हैं। अंतिम कक्ष है आपका चौथा। डी ब्लॉक के तत्व वे तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता हो। तो यहाँ पे देखिए n का मान कितना है, अंतिम कक्ष कौन सा है आपका 4 है, तो n का मान कितना आ जाएगा, n का मान हो जाएगा आपका 4। अंतिम कक्ष कितना है 4 है, तो n का मान 4। और डी ब्लॉक के तत्व वे तत्व कहलाएंगे जिनके इलेक्ट्रॉन n-1 डी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हों। n का मान 4 है, 4 में 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3D। इसका मतलब यहाँ पे जो चौथा आवर्त है उसमें जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वे 3D में प्रवेश करेंगे। चौथा आवर्त के मतलब ये है कि फेरस 3D में प्रवेश करेगा। इतना समझ में आ गया। तो इसी को बताया गया है जितने भी डी ब्लॉक के तत्व होंगे वे n-1 डी ऑर्बिटल में प्रवेश करेंगे। अगर बाह्यतम कक्ष 4 है तो 3D में प्रवेश करेंगे, अगर बाह्यतम कक्ष 5 है तो वो 4D में प्रवेश करेंगे। समझ में आ रहा है।
यहाँ पे बाह्यतम कक्ष 4 था तो वो 3D में प्रवेश करी। अगर यहाँ पे n का मान 5 होता तो अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 d ऑर्बिटल में प्रवेश करता। इसका मान 5 में 1 घटाएंगे तो 4 और d हो जाएगा, मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D में प्रवेश करेंगे। कक्षक से एक कम होता है डी में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन। एक और उदाहरण से देखते हैं, इसको हम लोग मैग्नीज का देखते हैं। ठीक है, मैग्नीज का परमाणु क्रमांक होता है 25। तो यहाँ पे देखो Mn कितना होता है 25, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 के बाद आएगा आपका 3d 6 2 12 6 18 18 2 20 20 5 25। देखो ये D जो है इलेक्ट्रॉन भर लिए ना, उसके बाद ये D सामने में चला जाएगा क्योंकि ये 4s को रिपल्स कर देता है, क्योंकि S का आकार छोटा होता है, D का आकार बड़ा होता है। तो बड़ा जो है छोटे को अपने स्थान से क्या कर लेता है, रिप्लेस कर देता है, उसको पीछे धकेल देता है। ठीक है, तो वो बात की बात है। तो यहाँ पे देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या है, अंतिम कक्ष कौन सा है, इसमें से पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पाँचवा नहीं है। चौथा के बाद कोई भी कक्ष नहीं है। चौथा क्या है, पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष और चौथा कक्ष। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कक्ष में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे कक्ष में 6 और 2 कितना है 8 8 और 2 10 10 और 3 13। तीसरे आवर्त में 13 इलेक्ट्रॉन है और चौथे आवर्त में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अंतिम कक्ष कौन सा हो गया हमारा, यहाँ पे 4 है। 4 के बाद कोई भी कक्षक नहीं है, बड़ा वाला संख्या नहीं है, तो अंतिम कक्ष कौन हो गया, चौथा हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को नहीं देखना है आपको, जो सामने में लिखा है 1 2 3 इसको देखना है कि 4 से ज़्यादा तो यहाँ पे कोई लिखा नहीं है, 5 6 7 कोई नहीं लिखा है। तो यहाँ पे अंतिम कक्ष है, मतलब n का मान है आपका 4। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो एलिमेंट होंगे, अगर वो D ब्लॉक का है तो उसकी पहचान कैसे करेंगे, उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे n-1 d ऑर्बिटल में प्रवेश करेंगे। डी ब्लॉक की पहचान वही है, उसके में जो इलेक्ट्रॉन होगा, अगर उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं उस तत्व की, तो इसमें जो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा n-1 d ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा। अंतिम कक्ष 4 है तो n-1 d ऑर्बिटल में प्रवेश करना है। 4 में 1 घटाएंगे, n का मान कितना है 4 है, 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है D में n-1 d ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहा है। यहाँ पे देखो 3D लिखा है, प्रवेश कर रहा है, जिसका मतलब ये D ब्लॉक का तत्व है। उसके बाद अगर F ब्लॉक के बारे में देखें तो F ब्लॉक में देखें तो वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन F ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं F ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। तो इसमें भी जैसे D में n-1 होता है ना, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा n-2f में प्रवेश करेगा, n-2f में। यहाँ पे देखो यह अंतिम कक्ष n हो तो इलेक्ट्रॉन n-2f में प्रवेश करेगा। यहाँ पे देखते हैं सीरियम का अंतिम कक्ष कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां। अंतिम कक्ष कौन सा है आपका 6, मतलब n का मान कितना है 6। तो 6 में हाँ, तो अगर यहाँ पे n-2 के बारे में देखें तो अंतिम कक्ष है यहाँ पे 6, मतलब n का मान सीरियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 58, तो इसमें n का मान कितना है 6 है। तो और जो इलेक्ट्रॉन है n-2f में प्रवेश करेगा। तो कैसे पता करेंगे, 6 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा सीरियम वो 4f में प्रवेश करेगा। यहाँ पे देखो 4f में प्रवेश किया है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या है आपका 4f। इसी कारण यहाँ पे n-2 लिखा गया है। तो यहाँ पे जो f ब्लॉक के तत्व होंगे वो हमेशा n-2f में ही प्रवेश करेंगे। अगर अंतिम कक्ष आपका 8 है तो जो f ब्लॉक के तत्व होंगे n-2f में प्रवेश करेंगे, मतलब 8 में 2 घटाएंगे तो 6f में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा 6f में प्रवेश करेगा। तो इसी तरह से होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में प्रवेश किया है क्योंकि जो कक्ष है, अंतिम कक्ष है वो 6 है। तो यहाँ पे सूत्र दिया गया है, जो इलेक्ट्रॉन होगा बाह्यतम कक्ष का n-2f में प्रवेश करेगा, n का मान जितना होगा उसमें 2 घटा करके f में प्रवेश करेगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से होता है। उसके बाद यहाँ पे तत्वों का 4 वर्गों में वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ पे आप इसको ध्यान दीजिएगा, एस का अंतिम कक्ष, जो एस ब्लॉक के कक्ष होंगे या फिर जो एस ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कौन से कक्षक में प्रवेश करेंगे, उनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये पता होना है सबको। एक बार मैं सबको लिख के बता दूंगी
कि क्या होता है अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं तत्वों का 4 वर्गों में वर्गीकरण। जो तत्व होते हैं उनको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है अक्रिय या फिर उत्कृष्ट गैस। जो 18वें समूह के तत्व होते हैं, 18वें समूह के तत्व अक्रिय या फिर उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। एक बार देख लेते हैं नंबर कौन कौन से हैं। तत्वों को 4 वर्गों में वर्गीकरण। अक्रिय गैस को हमने देखा, 18वें समूह के तत्व अक्रिय गैस या फिर उत्कृष्ट गैस कहलाएंगे। पहला है आपका अक्रिय उत्कृष्ट गैस, दूसरा है प्रतिनिधित्व तत्व और तीसरा है संक्रमण तत्व। तीसरा कौन सा है? संक्रमण तत्व। और चौथा है आपका अंतः संक्रमण तत्व। ठीक है, चौथा कौन सा है? अंतः संक्रमण तत्व, ये है। तो तत्वों का जो तत्व होते हैं आवर्त सारणी में जो तत्व हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। अक्रिय तत्व, प्रतिनिधित्व तत्व, संक्रमण तत्व और अंतः संक्रमण तत्व। 4 भागों में बांटा गया है, अक्रिय, प्रतिनिधित्व, संक्रमण और अंतः संक्रमण। अब मैं आवर्त सारणी में आपको ये दिखा रही हूँ कि कौन कौन से वे 4 भाग है, कौन अक्रिय गैस है, कौन प्रतिनिधित्व है, कौन संक्रमण है और कौन अंतः संक्रमण। ठीक है, तो ये है आपका आवर्त सारणी। पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, है ना। तो यहाँ पे जो आपका 18वां समूह है ये हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान और अनऑक्टिनियम। ठीक है, तो ये है आपके अक्रिय गैस या फिर उत्कृष्ट गैस। ठीक है, अब दूसरा में क्या था? प्रतिनिधित्व तत्व। एस और पी ब्लॉक के एस और जो पी ब्लॉक के जो तत्व हैं, हाँ, तो एस और पी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे आपके प्रतिनिधित्व तत्व। अब संक्रमण तत्व के बारे में देखें तो जो डी ब्लॉक के तत्व है वे कहलाएंगे आपके संक्रमण तत्व। जो 18वां समूह है वो कहलाएगा अक्रिय गैस। एस और पी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे प्रतिनिधित्व तत्व। जो डी ब्लॉक का तत्व है वो कहलाएगा संक्रमण तत्व और जो एफ ब्लॉक के तत्व है वे कहलाएंगे आपके अंतः संक्रमण तत्व। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। तत्वों को 4 वर्गों में, 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अक्रिय गैस, प्रतिनिधित्व तत्व, संक्रमण तत्व और अंतः संक्रमण तत्व। अब 18वें समूह को अक्रिय गैस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके अंतिम कक्ष क्या होता है? पूरी तरीके से भरा होता है। ये किसी दूसरे तत्व से और रिएक्शन नहीं करते हैं, तो इसी कारण इन्हें अक्रिय गैस कहा जाता है। बात करें प्रतिनिधित्व तत्वों की तो वो है एस और पी ब्लॉक के तत्व। एस तथा पी ब्लॉक के सभी तत्व जो होते हैं प्रतिनिधित्व तत्व कहलाते हैं। सिर्फ किसको छोड़कर? जो 18वां समूह है ना उसको छोड़ देना है। प्रतिनिधित्व तत्व ये नहीं कहलाता। पी ब्लॉक में आएगा आपका 18, 13 से लेकर जो 18 तक है ये है आपका पी ब्लॉक के तत्व। लेकिन हम जो प्रतिनिधित्व तत्व के बारे में देखें तो यहाँ पे 18वें समूह को हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि 5 और 2 7 प्रतिनिधित्व तत्व जो हैं 7 समूह ही कहलाते हैं आपके प्रतिनिधित्व तत्व। तो इनका बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है प्रतिनिधित्व तत्व का NS1 होता है और NP5 होता है। मतलब ये है कि जो NS1 से लेकर NS2 तक हो सकता है। प्रतिनिधित्व तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 से NS2 और NP5 तक होता है। ठीक है, जो ये प्रतिनिधित्व तत्व होते हैं अन्य तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद है संक्रमण तत्व। तो ये डी ब्लॉक के तत्व होते हैं किंतु ऐसे जिनके अंतिम कक्ष N-1D होता है। ठीक है, और डी ब्लॉक के तत्व जो ये है आपके प्रबल धन विद्युतीय और ये है प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व। ठीक है, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं प्रबल विद्युत धनी और प्रबल विद्युत ऋणी तत्व के बीच एक सेतु का काम करते हैं, इसी कारण इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं प्रबल धन विद्युतीय तत्व और प्रबल ऋण विद्युत तत्व के बीच एक सेतु का, उनको बांधने का काम करते हैं, इसी कारण इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। अब बात करें अंतः संक्रमण तत्व की जो है आपके एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, तो ये है इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन तो पता ही है, अभी जिससे जस्ट पहले मैंने बताया था। जो एफ ब्लॉक के जो तत्व होंगे उनका इलेक्ट्रॉन अंतिम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा N-2F होगा, है ना। जो इलेक्ट्रॉन होंगे N-2F में प्रवेश करेंगे, है ना। तो हाँ, तो ये है अंतः संक्रमण तत्व। तो जो लैंथेनाइट
लैंथेनाइड तथा एक्टेनाइड को सामूहिक रूप से अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। लैंथेनाइड तथा एक्टेनाइड जो तत्व होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है n-2 f ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 f ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, इसी कारण इनको अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। तथा ये होता है कि ये संक्रमण तत्व के बीच से निकल के आते हैं, संक्रमण तत्व के बीच से निकल के आते हैं, इस कारण भी इन्हें अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे धातु, अधातु, उपधातु के बारे में बताया गया है ना। तो धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, ये तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे जो दिया है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हमें 100 से नीचे तक जितने भी परमाणु क्रमांक या फिर जितने भी तत्व आते हैं जिनका परमाणु क्रमांक 100 से नीचे तक है, मतलब जैसे कि हाइड्रोजन का 100 से बहुत नीचे है ना, उसी तरह से जो है आपका मरकरी हो गया, थैलियम हो गया, लेड हो गया, बिस्मथ हो गया, पोलोनियम हो गया। उसके बाद अगर देखें तो फ्रांसियम, रेडियम और एक्टिनियम, थोरियम, ये सभी क्या है, 100 से नीचे वाले तत्व हैं। 1 से लेकर परमाणु क्रमांक 99 तक के तत्व जो होते हैं, इनका नाम हम लोग किस आधार पर रखे हैं, उनकी खोज के आधार पर। जिस वैज्ञानिक ने उन्हें खोजा या फिर जिस स्थान पर वो मिल रहा था, उसी के आधार पर उनका नाम हम लोग रख रहे थे। लेकिन क्या हुआ, उन तत्वों को जिनका परमाणु क्रमांक 100 से ऊपर तक था, ठीक है, जिनका परमाणु क्रमांक क्या था, 100 से ऊपर था, जैसे कि हो गया आपका रदरफोर्डियम, है ना, ड्यूबिनियम, ये सभी क्या है, उनका परमाणु क्रमांक 100 से ऊपर होता है। तो इनके नामकरण में ये समस्या उत्पन्न हुई, जैसे कि यहाँ पे है आपका, हाँ, जैसे कि परमाणु क्रमांक 104 का जो तत्व है रदरफोर्डियम, इसमें यह कहा गया कि इस रदरफोर्डियम की खोज एक वैज्ञानिक ने कहा, रूसी वैज्ञानिक ने कहा कि इसकी खोज मैंने की है, तथा एक अमेरिकन वैज्ञानिक ने कहा कि इसकी खोज मैंने की है। मतलब पहले ये होता था कि तत्व मिल रहे थे तो हमें जिस वैज्ञानिक ने उन तत्व की खोज की थी उस आधार पर हम लोग नाम को रख दे रहे थे। लेकिन अब ये हुआ कि 100 से ऊपर तत्वों की खोज होती गई, परमाणु क्रमांक 100 से ऊपर के तत्वों की जब खोज हुई तो कुछ वैज्ञानिक ऐसे थे, उन्होंने ये कहा कि इन तत्वों की खोज दो से अधिक वैज्ञानिकों ने की है। तब तो समस्या उत्पन्न हुई कि किस वैज्ञानिक का नाम उसको दिया जाए, उस तत्व का नाम किस वैज्ञानिक के आधार पर रखें। उस तत्व की खोज तो 2 या 2 से अधिक वैज्ञानिक ने की है। तो इसके लिए क्या किया गया, जो आपका लैटिन अंक है, 0 से 9 तक के जो अंक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक के जो अंक होते हैं उनका लैटिन नाम लिखा गया है। लैटिन नाम, जैसे कि 0 का नील होता है, 1 को लैटिन में अन लिखा जाता है, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड और 5 को पेंच लिखा जाता है ना। तो इस तरह से उनका लैटिन नाम लिखा गया और उस आधार पर नामकरण किया गया। जैसे कि अगर परमाणु क्रमांक है आपका 102, ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना है, 102, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, 1 को लैटिन में क्या कहा जाता है, 1 को लैटिन में अन कहा जाता है, ठीक है, 1 को लैटिन में अन कहा जाता है, 0 को लैटिन में नील कहा जाता है, तो यहाँ पे नील लिखा। उसके बाद 2 को लैटिन में बाई कहा जाता है, तो यहाँ पे बाई लिखा गया। उसके बाद लास्ट में ईएम को जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, समझ में आ गया। 100 से ऊपर में जितने भी परमाणु क्रमांक हैं उनका नाम लैटिन नाम के आधार पर जो संख्या होते हैं उनका लैटिन नाम लिखा गया और यहाँ पे लास्ट में उसमें ईएम जोड़ा गया। अब क्या किया गया, इन तत्वों को यहाँ पे जो नाम है उसको जोड़ करके यहाँ पे नाम बताया गया, परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया, अब इस आधार पर उन्हें, जैसे कि अनिल बाई है, तो अब इसको अगर जोड़ें, अनिल बाई ईएम है, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे कि 102 है, अनिल बाई ईएम, इसको जोड़ेंगे तो अनिल अनिल बीएम, अनिल ई है यहाँ पे और यहाँ पे बाई है, तो अनिल क्या हो गया, बीएम, ठीक है। इसको जोड़ करके लिखा गया तो
अन आ रहा है तो सामने में क्या आ जाएगा, यू आ गया। नील न आ रहा है तो सामने में क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। बाई आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह परमाणु क्रमांक 103 के बारे में देखें तो एक को लैटिन में अन कहते हैं, 0 को नील कहते हैं और 3 को क्या कहते हैं, ट्राई, और लास्ट में क्या जोड़ना है, ईयम। तो अगर इसको जोड़ करके लिखें तो अन नील ट्रियम हो जाएगा, अन नील और ट्रियम। अन को अन शुरू में आ रहा है, अ का इंग्लिश में क्या आ जाता है, यू हो जाता है ना। उसके बाद क्या है, न है तो एन हो जाएगा। उसके बाद टी है तो यहाँ पे टी हो जाएगा, ये उसका प्रतीक है। ठीक है, तो इस तरह से 100 से ऊपर वाले तत्वों का परमाणु क्रमांक ऐसे लिखा जाएगा।